नमस्कार, राष्ट्रपुर से मैं पवन केसवानी। जिस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले सरफराज और तालिब की एनकाउंटर में मौत के बाद 3 पकड़े गए आरोपियों का फोटो सेशन चल रहा था, जिस वक्त तो आरोपी गिड़गिड़ा कर बोल रहे थे कि साहब गलती हो गई, माफ कर दो, ठीक उसी वक्त छत्तीसगढ़ में भी कुछ और फोटो सेशन चल रहा था। वो फोटो सेशन था कुलदीप साहू का, जिसने सूरजपुर के हेड कांस्टेबल के घर में घुसकर उसकी पत्नी और मासूम बच्ची की अपने साथियों के साथ हत्या कर दी थी। लेकिन यहाँ फर्क साफ तौर पर दिख रहा था, उत्तर प्रदेश में जहाँ आरोपी गिड़गिड़ा रहे थे, एनकाउंटर में मारे गए थे, लेकिन पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बच्चों को मारने वाले हत्यारे को बाकायदा हाफ पैंट में लाकर प्रस्तुत किया गया था। जानकारी मिली कि उसे पहले गढ़वा बुलाया गया, लेकिन गढ़वा से अंबिकापुर जाते वक्त बलरामपुर बस स्टैंड में योजनाबद्ध तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, वो भी एकदम सुरक्षित गिरफ्तारी। पुलिस के साथ ये दरिंदा ऐसे चल रहा था मानो वो कोई गर्व की अनुभूति कर रहा हो, उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी। ऐसे ही मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक हाई लेवल मीटिंग की। पता चला कि उस मीटिंग में भी यह प्रसंग उठा कि आखिर आरोपियों के हौसले आखिर इस कदर क्यों बुलंद हैं। विपक्षी कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, पहले तो समझाने की कोशिश की कि कबाड़ी का काम करने वाला कुलदीप साहू आखिर किस तरह छुट्टा घूम रहा था। लेकिन जब बाद में पता चला कि कुलदीप साहू तो एनएसयूआई का कोई नेता था और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सीके चौधरी के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, तब कहीं जाकर विपक्षी कांग्रेस के मुंह में ताला लग गया। ऐसे ही मामलों को गहराई से समझने की जरूरत है कि क्या बिना किसी संरक्षण के बरसों से कुलदीप साहू और एनएसयूआई के उसी की तरह के तमाम नेता अपराधों को अंजाम देते रहे। वैसे एनएसयूआई के पुराने नेता देवेंद्र यादव के साथ उनकी तस्वीर ने भी जाहिर कर दिया राजनीति को अपराध का माध्यम बनाने वाले कुछ लोग किस तरह से समाज के बीच रहते हैं, छुट्टा रहते हैं, सफेद पोश बनकर रहते हैं। सिस्टम उनका बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। इस पर हमें गहराई से न केवल चिंतन मनन करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। बात जब छत्तीसगढ़ की राजनीति की हो रही है तो एक खबर और ज्यादा चर्चा में है, वो है छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, रायपुर दक्षिण का चुनाव, जहां से बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनकर आते रहे। 2008 से ये सीट अस्तित्व में आई थी परिसीमन के बाद। वैसे तो बृजमोहन अग्रवाल लगातार सन 1989 से चुनकर आते रहे, इस हिसाब से 8 बार से वो लगातार इसी सीट से चुनकर आते रहे। पिछला चुनाव उन्होंने महंत राम सुंदर दास जो कांग्रेस के प्रत्याशी से उन्हें करीब 68,000 वोटों से हराया था, लेकिन बाद में जब वो सांसद बन गए तो अटकलें लगाई जा रही थी। कयासों का दौर था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या संगठन के हिसाब से टिकट देगी या बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का ख्याल रखा जाएगा। आखिरकार वही हुआ जो बृजमोहन अग्रवाल चाहते थे, उनकी पसंद का ख्याल रखा गया। रायपुर के पुराने सांसद और 2 बार के महापौर, आरडीए के चेयरमैन और नगर निगम के सभापति के अलावा दुर्गा कॉलेज के अध्यक्ष रहे सुनील सोनी को आखिरकार प्रत्याशी बनाया गया। उन्हें लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को समझाया कि किस तरह से क्षेत्र का विकास होगा। उससे भी कहीं ज्यादा एक संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश बृजमोहन अग्रवाल की ओर से की गई कि दक्षिण की सीट बृजमोहन अग्रवाल के पसंद के हिसाब से ही तय होगी। आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज गति से विकास किया है। यहाँ पर 200 करोड़ की पेयजल योजना आई, यहाँ पर पूरे शहर को नालियों से जोड़ने का काम हुआ, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ। बूढ़ा तालाब में जो हम सबसे बड़ी विवेकानंद जी की मूर्ति देखते हैं वो इनके कार्यकाल में लगी है। मैं केंद्रीय चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है।
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जिस दल की सरकार होती है उपचुनाव का परिणाम भी उसी दल के पक्ष में होता है जिसकी सरकार होती है। 2009 का एक वाकया याद आता है। एक उपचुनाव हुआ था वैशाली नगर विधानसभा का। 2008 में वैशाली नगर विधानसभा पहली बार अस्तित्व में आई थी और पहले चुनाव में करीब 22,000 वोटों से सरोज पांडे ने ये चुनाव जीता था। उसके बाद वो लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई। ये सीट जब खाली हुई तो उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भरी सभा में जनता को संबोधित करते हुए बताया था कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जागेश्वर साहू नहीं लड़ रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह लड़ रहे हैं। बावजूद इसके जब प्रदेश में भाजपा की सत्ता थी, 2008 के विधानसभा चुनाव के चंद महीने बाद ही जब चुनाव हो रहा था, बावजूद इसके अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी ने जागेश्वर साहू को वो चुनाव हरा दिया। तब जब समीक्षा हुई तो पता चला कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अपने ही सूरमाओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जागेश्वर साहू को हरा दिया था। क्या दक्षिण में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि टिकट को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मारामारी थी, रस्साकशी चल रही थी, कई कद्दावर और नामधारी नाम सामने आ रहे थे। यह गहराई से समझने वाली बात यह है कि क्या 2009 की तरह 2024 के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय दिग्गज या कद्दावर अंदर खाने कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा की ओर से पहले ही अंदर खाने ये ताकीद दे दी गई है, समझा दिया गया है कि थोड़ी भी अगर गड़बड़ी हुई तो आगे निगम आयोग और मंडलों का जो गठन होना है वहां से तो उन्हें वंचित किया ही जाएगा, साथ ही आगे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मैंने ऐसे ही टिकट की प्रतीक्षा में बैठे एक भाजपा के बड़े नेता से बात की। वो आश्वस्त थे कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। तो टिकट के ऐलान के कुछ दिन पहले उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया था, मोहन भैया ने अपनी मर्जी दिखा दी है, उनकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस के टिकट को लेकर भी आशंका बनी हुई है। पहले ही दिन प्रमोद दुबे ने नामांकन खरीद लिया। इससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि प्रमोद दुबे ही अगले प्रत्याशी होंगे। फिलहाल प्रमोद दुबे नगर निगम में सभापति हैं। इसके पहले महापौर बने थे, उनका डिमोशन हुआ। वो जब विषम हालात में महापौर चुन के आए थे, जब माहौल अनुकूल हुआ, ऐसा माना जा रहा था कि वो आसानी से दोबारा महापौर बनाए जाएंगे, लेकिन अनुकूल माहौल में भी उन्हें महापौर नहीं बनाया गया, बल्कि उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पसंदीदा और उनसे कहीं जूनियर एजाज ढेबर को महापौर बनाया गया। बदले हुए हालात में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो ऐसे में प्रमोद दुबे के अलावा कुछ अन्य सामान्य से विकल्प भी हैं। कन्हैया अग्रवाल, जिन्होंने 2018 में बृजमोहन अग्रवाल को कड़ी टक्कर दी थी और करीब 18,000 वोटों से ही वो चुनाव हारे थे, यही सबसे नजदीक का मुकाबला माना गया था। ऐसे हालात में कांग्रेस समीक्षा कर रही है कि कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद दुबे या कोई और कैंडिडेट मैदान में उतारा जाए। हमारी भी इस पर बारीक निगाहें बनी हुई है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बदले हुए हालात में चाल चरित्र चेहरा कंधारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को ध्यान में रखते हुए किस तरह से कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने जा रही है। अंदर खाने की ढेर सारी बातें हम तक जो चल के आ रही है और कांग्रेस के अंदर भी जो उठापटक चल रही है, जिस तरह से भूपेश बघेल को पार्टी आला कमान हाशिए में डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसी ही तमाम वो बातें जिन्हें जानना समझना आपको जरूरी है। स्वस्थ राजनीति जब तक समाज में रहेगी तो देश और समाज का भला होगा। हमारा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।